हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की फसल पर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था गेहूं की फसल पर ही, तो उसमें हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स देखे थे। एक पहला पॉइंट ये था क्षेत्रफल, प्रोडक्शन क्या होता है। चाइना में सबसे ज़्यादा नंबर 1 रैंक पर है दुनिया में, और दूसरे नंबर पर आपका अपना भारत है ना। और अगर भारत में देखा जाए कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है, तो उत्तर प्रदेश। और उत्पादन में उत्तर प्रदेश, अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात की जाती है तो पंजाब राज्य है। और सिंचाई के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सिंचाई में जैसे गेहूं में सामान्यतः से 6 सिंचाइयाँ की जाती है, और अलग बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में एक भी सिंचाई की जाती है, कहीं 2 सिंचाई की जाती है, लेकिन जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट होता है वो 6 सिंचाइयाँ हैं। 6 सिंचाइयों में हमने 20-20 दिन का गैप दे करके आपको समझाया था, है ना। और गेहूं का वैज्ञानिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा, है ना। और दूसरा, इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 42 होता है ना, गेहूं का। और फिर उसके बाद इस कुल क्या है, इसकी फैमिली ग्रेमिनी कुल की होती है ना, या पोएसी कहते हैं फैमिली इसकी। ठीक, तो आइए हम चर्चा करते हैं। गेहूं का परीक्षण भार देखते हैं, टेस्ट वेट देखते हैं। टेस्ट वेट क्या होता है, गेहूं का 40 ग्राम होता है ना। 1000 दानों पर अगर 1000 दानों का हम टेस्ट वेट करेंगे तो वो 40 ग्राम होगा। ठीक, और फिर गेहूं का क्षेत्रफल जो होता है, सिंचित क्षेत्रफल कितना है, 29 मिलियन हेक्टेयर है जो सिंचित क्षेत्रफल है। और क्रॉप में अगर ओवरऑल क्रॉप में देखते हैं सबसे ज़्यादा सिंचित कौन सी फसल है, तो उसमें गेहूं की फसल है, सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल है। इसके लिए पानी की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में है, यानी 92% सर्वाधिक सिंचित फसल जो है आपकी गेहूं है। इसमें 92% तक गेहूं की सिंचाई कर ले जाते हैं हम लोग, है ना। और गेहूं में फल का प्रकार जो होता है करेऑप्सिस होता है। और हमने कल डिस्कस किया था, जिससे बताया था पुष्पक्रम। गेहूं का पुष्पक्रम को स्पाइक बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं, बाली बोलते हैं, ईयर भी बोलते हैं। इतने चीज उसको बोलते हैं पुष्पक्रम को। और देखो, जब हरित क्रांति की बात करते हैं हम लोग, हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति जब हुई 1967 और 68 में, ईयर पूछा जाता है, बहुत से क्वेश्चन में पूछा था। पिछली बार वाले टीए एग्जाम में, टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ईयर 1967 और 68 के दौर में हरित क्रांति हुआ। अब हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार कौन है या जनक कौन है विश्व में, वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जी हैं। और अगर भारत में हम इसको देखते हैं तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं, है ना। तो देखते हैं हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किस फसल का है, गेहूं और धान का। इसके प्रोडक्शन में, मतलब गेहूं के प्रोडक्शन में ऐसा हुआ कि जैसे जादू आ गई एकदम से, है ना। इसका प्रोडक्शन एकाएक कितना बढ़ गया, है ना। फिर आगे देखते हैं गेहूं एवं जो अनुसंधान निदेशालय जो है वो करनाल हरियाणा में है ना। जैसे हरियाणा में बहुत से अनुसंधान केंद्र हैं, तो उसको अनुसंधान केंद्रों का लिए क्या है कि हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ सारे के सारे अनुसंधान केंद्र रहेंगे। उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है और किस फसल के लिए है। जैसे दलहन अनुसंधान केंद्र आपका है यहाँ कानपुर में है, यूपी में। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका यहाँ पर है लखनऊ में। तो हम अनुसंधान केंद्र जितने हैं इसके लिए आपका एक अलग से वीडियो ही बना देंगे पूरा। तो अब इसके लिए जलवायु क्या होती है, ठंडी एवं नम जलवायु। अंकुरण के लिए, जैसे गेहूं का अंकुरण जब होता है, अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। अगर कल्ले निकलते समय या जब जमाव हो जाता है गेहूं का, जैसे ब्यास कहते हैं ना हम लोग, आप गांव की भाषा में, कल्ले निकलते समय 16 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और एक बात और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि महत्वपूर्ण बातें हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, अगर दाना भर रहा है गेहूं का, गांव पकने का मिल्किंग स्टेज में है गेहूं, उस टाइम अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है कि दाने का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है या दाना हल्का हो जाता है। ठीक, अब बुआई हम कब करते हैं, बुआई जाहिर सी बात है आने वाला महीना है 15 नवंबर तक अगेती फसलों की हम बुआई कर देते हैं। और 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक हम क्या करते हैं, पछेती या मध्यम वैरायटी की बुआई करते हैं। और 15 दिसंबर के बाद भी लोग बोते हैं, लेकिन बोना नहीं चाहिए, उसमें प्रोडक्शन कुछ नहीं होता है ना। अब भारत का विश्व में कुल उत्पादन, जैसे भारत का अगर हमने देखा क्षेत्रफल में भारत दूसरे स्थान पर है ना। और विश्व में कितना हम लोग
कंट्रीब्यूट करते हैं, या पूरे विश्व में जितनी गेहूं पैदा होती है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा हम उत्पादन करते हैं अकेले भारत? तो ये 12% हिस्सा हम उत्पादन करते हैं, गेहूं उत्पादित करते हैं। गेहूं के लिए, गेहूं जो पहले गेहूं की बहुत बड़ी बड़ी वैरायटियां होती थी, उनके हाइट जो होती थी बहुत बड़ी होती थी। अब उसमें एक जीन जो है, जिसमें जीन की खोज की गई, जिसका नाम क्या है, नॉरिंटेन। और गेहूं बोनेपन के लिए जिम्मेदार, इसमें क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, गेहूं में बोनेपन के लिए जिम्मेदार कौन सी जीन है? वो है नॉरिंटेन। नॉरिंटेन याद करेंगे, है ना, इसको याद कर लेंगे। नॉरिंटेन बोनेपन के लिए जिम्मेदार है। और गेहूं में जो प्रोटीन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है ना, उसमें कितना प्रतिशत तक पाया जाता है? 11 से 13% तक ग्लूटेन प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं आगे खरपतवार। खरपतवार देखते हैं। खरपतवार में क्या होता है? एक बीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री खरपतवार में आपका आता है, बहुत मशहूर खरपतवार है, जिसे सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, परिचित भी होंगे, है ना, देखा भी होगा सब लोगों ने, गेहूं का मामा। ये मामा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी का और नाम है गुल्ली डंडा, गेहूंसा, फ्लेरिस माइनर। ये साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है, ये बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम जो हो, है ना। तो फ्लेरिस माइनर। इसी का और एक नाम है बंडूसी, नकलची। नकलची को मिमिक्री, मिमिक्री जो कहते हैं, है ना, किसी की और की आवाज़ में खुद उसकी आवाज़ निकालना, मिमिक्री, है ना। ये होता है, क्या होता है, नकलची खरपतवार इसे बोलते हैं, क्योंकि सेम गेहूं के जैसा होता है, बस इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों के पास क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल होता है ना, इसी से इसको पहचान सकते हैं, है ना। और इसकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है गेहूं की अपेक्षा, गेहूं की अपेक्षा थोड़ी सी हाइट बड़ी होती है। और इसमें एक पॉइंट और फैक्ट आपका छूट रहा था, मानव निर्मित खाद्यान्न फसल। मानव निर्मित या मानव द्वारा जो क्रॉस करा के फसल तैयार की गई, वो है ट्रिटिकेल। ये ट्रिटिकेल का क्या है, गेहूं प्लस राई को मिक्स से ट्रिटिकेल तैयार की गई। इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है 56 होता है। इसकी खोजकर्ता जो हैं वो रिम्पू हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं या वैज्ञानिक रिम्पू हैं। अब हम गेहूं में बीज दर कितनी लेते हैं? सामान्य बीज दर, अगर सामान्य तरीके से बुआई कर रहे हैं तो उसमें बीज दर होती है 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से सामान्यतः जो बुआई की जाती है। अगर देर से बुआई कर रहे हैं, टाइम यानी 15 नवंबर तक अगर हम बुआई कर रहे हैं, नवंबर तक, तो 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से बुआई कर रहे हैं। अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो 125 kg पर हेक्टेयर। देर से बुआई अगर हम कर रहे हैं तो बीज बढ़ा क्यों दे रहे हैं? इसका भी कोई रीजन होगा ना। अब देर से जब बुआई करते हैं तो क्या होता है कि जो फुटान होता है, कल्ले निकलते हैं, कल्ले नहीं निकलते हैं, इसलिए क्या करता है हमारा किसान, सीड रेट को बढ़ा देता है ना, बीज दर को बढ़ा देते हैं, है ना। अब अगर ड्रिबलर से बुआई करते हैं तो 25 से 30 kg ही लगता है, ड्रिबलर से 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। अगर संकर बीज है गेहूं का तो 65 से 70 kg पर हेक्टेयर। और जो बीज की गहराई बुआई करते हैं वो 5 सेंटीमीटर होती है, गहराई में जो गहराई होती है वो 5 सेंटीमीटर की जाती है बुआई, है ना। तो आगे हम देखते हैं खरपतवारों में। खरपतवार जैसे हमने पढ़ लिया, फ्लेरिस माइनर गेहूं का मामा, इसका नाम है गुल्ली डंडा, गेहूंसा, फ्लेरिस माइनर, मंडूसी, नकलची, मिमिक्री, है ना। इतने सारे नाम्स हैं इसके, और कोई भी नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्लेरिस माइनर, इसका टेस्ट वेट पूछा जाता है। इसका टेस्ट वेट जानते हैं, 2 ग्राम होता है। 1000 दानों का टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। परीक्षण भार जो होता है गेहूं के मामा का 2 ग्राम। अब हम आगे देखते हैं इसमें और खरपतवार, इसके नियंत्रण के लिए क्या, जैसे खरपतवार तो जान लिए, लेकिन नियंत्रण भी तो जरूरी है। आइसोप्रोट्यूरान 750 ग्राम पर हेक्टेयर, 750 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं इसका। लेकिन अब इसमें लेकिन क्यों कह रहे हैं? लेकिन इसलिए कि आइसोप्रोट्यूरान के प्रति रेसिस्टेंट हो गई या प्रतिरोधी हो चुका है। इसमें लगातार उपयोग करते करते क्या होगा, इसके प्रति एंटीबॉडी बन गई है गेहूं के मामा में, है ना। गेहूं में एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी। अब उसकी जगह पे आइसोप्रोट्यूरान की जगह पे सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान 20 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से। और अभी नया ट्रेंड में दवा चल रही है जो मेटासल्फ्यूरान 4 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से उपयोग करते हैं गेहूं में, है ना। अब इसमें और सारे खरपतवार हैं, ये जैसे एक बीजपत्री हो गया, 2 बीजपत्री में बथुआ हो गया। बथुआ का वैज्ञानिक नाम चिनोपोडियम एल्बम है। चिनोपोडियम एल्बम
आप जैसे फ़ोटो सजाते हैं उससे करते हैं ना, उसी तरह का एल्बम है, इससे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए कृष्णनील एनागेलिस आर्बेसिस, एनागेलिस कृष्णनील एक खरपतवार होता है, गेहूं में पाया जाता है। वो 2 बीजपत्री होते हैं सब, कृष्णनील, एनागेलिस आर्बेसिस, सेंजी, मेलिलोस अल्बा। सेंजी जो होता है मेलिलोस एल्बा होता है। और इसमें चौड़ी पत्ती जो होती है खरपतवार, उसके नियंत्रण के लिए सब चौड़ी पत्ती वाले हैं। 2,4-D 0.5 kg यानी आधा किलो पर हेक्टेयर अगर 2,4-D का छिड़काव करते हैं तो वो भी 30 से 35 दिन यानी प्रथम सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई से पहले 30 से 35 दिन बाद चौड़ी पत्ती के लिए इसकी छिड़काव करते हैं 2,4-D की, है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है इसके लिए, है ना। धन्यवाद।